सक्सेना स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम एलजेपी जेडीयू की तकरार में। लोक जनशक्ति पार्टी में रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान ने कहा है कि वे एक शेर के बेटे हैं। ऐसे में मानसून के इस मौसम में लोक जनशक्ति पार्टी की सियासत न सिर्फ बिहार बल्कि पूरे देश में गर्म है। चिराग पासवान ने जैसे ही कहा कि उनके चाचा और भाइयों ने एलजेपी पर कब्जा जमा लिया है, इसके साथ ही उन्होंने कहा कि वे एक शेर के बेटे हैं। ऐसे में जेडीयू की तरफ से आरसीपी सिंह ने बयान देकर ये कहा कि शेर कभी अनाथ नहीं हो सकता। जब रामविलास पासवान शेर है या शेर थे तो उनका भाई पशुपतिनाथ पारस भी शेर हुआ, उनका भतीजा प्रिंस राज भी शेर है। स्वाभाविक है कि इस शेर की सियासत में कौन है सवा शेर। बिहार में एलजेपी में बगावत पर क्या है जेडीयू की प्रतिक्रिया, सुनिए आप भी। एक देखिए, बहुत ही यहाँ अच्छी ढंग से हम लोग एनडीए को चला रहे थे। उसमें याद करिए ना, पशुपति पारस से भी यहाँ पर मंत्री थे, लोकसभा में जो चुनाव लड़ा गया था तो बहुत अच्छा माहौल था। और जिस प्रकार माहौल को खराब किया गया तो स्वाभाविक है लोग सब लोग अंदर से तो उस समय तो थे नहीं, सब लोग दुखी थे। तो होता ही है ना, कितना दिन तक लोग किसी के मनमानी को बर्दाश्त करें। मिर्जा गालिब का एक शेर है, जब आईना देखा तो अपना मुंह सा देखते रह गए। साहब बड़ा गरूर था, उन्हें हमें दिल नहीं देने का। तो जो गरूर घमंड में जीते हैं उनके साथ यही होता है, जब आईना देखते हैं तो पता चलता है इतना छोटा सा मुंह। अब झूठ मूठ का हमें कोस रहे हैं, क्या फायदा। चिराग तले अंधेरा तो हमेशा होता है। कभी किसी चिराग के नीचे रोशनी देखी है? नहीं। अब चिराग के ऊपर की रोशनी को उन्हीं के घर के लोग पानी लेके बुझा रहे हैं, तो उसमें जेडीयू कहां से आ गई, भाजपा कहां से आ गई। ऐसा है कि चचा भतीजा के इस विवाद में हमारा कोई महत्व नहीं है, हमारा कोई रोल नहीं है। पारस जी की अपनी व्यथा है, उनका अपना दुख है, चिराग की अपनी कथा है। तो ना किसी की व्यथा से मतलब, ना किसी की कथा से मतलब, हम अपना काम कर रहे हैं। वहीं इस टूट पर चिराग पासवान ने भी जेडीयू पर जमकर निशाना साधा। और फिर क्या रही सीएम नीतीश कुमार की प्रतिक्रिया, आप भी सुनिए। नहीं है, उन लोगों के आपस का मामला है, लेकिन हम पर कुछ बोलता है इसलिए भी पब्लिसिटी मिलती, हमको कोई मतलब नहीं। कभी देखा कुछ बोले हैं? और इसमें जो कुछ भी आपस का मामला है, जो लोग बोलते, हम लोग उसमें कोई भूमिका नहीं है, चाहे जो चाहे बोले, उससे बात कुछ डिपेंड करेगा यहाँ पर। माननीय प्रधानमंत्री जी जब भी करे क्या करे, लेकिन उसके बारे में कोई अभी जानकारी नहीं। जनशक्ति पार्टी के बारे में कहा जाता था कि भैया 2%, 3%, 4% की पार्टी है, जहां हम लोगों ने लगभग 6% का मत प्रतिशत हम लोगों ने कंसोलिडेट किया, वहीं लगभग 25 लाख के करीब वोट लोक जनशक्ति पार्टी को मिले और जो जनता का अपार समर्थन हम लोग को मिला। और उससे भी सबसे बड़ी बात मुझे खुशी इस बात की है कि मैंने किसी भी परिस्थिति में, मैंने लोक जनशक्ति पार्टी ने, हम लोगों ने अपने मुद्दों, अपने सिद्धांतों से हम लोगों ने समझौता नहीं किया। आप सबसे भी उस वक्त मेरी मुलाकातें होती थी, ऑन रिकॉर्ड, ऑफ रिकॉर्ड। और मुझे याद है कि आप में से कई लोग ऐसे थे कि अरे छोड़िए, आप तो से बात कर रहे हैं, जब चुनाव आएगा तो देखिएगा आप लोग सीटों का समझौता कर लेंगे, आप सिर्फ प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं, बाद में आप लोग साथ में जाएंगे, चुनाव लड़ेंगे। ये आप सबको भी कहीं ना कहीं इस बात का लगता था। मुझे खुशी इस बात की है कि पार्टी ने ये निर्णय लिया कि नहीं, हम कुछ मुद्दों को लेकर मौजूदा गठबंधन में जो जनता दल यूनाइटेड है उनके साथ हम लोग गठबंधन में आगे नहीं बढ़ सकते। और ये कारण था कि हम लोग गठबंधन से बिहार में अलग होने का पार्टी ने फैसला लिया और हम लोगों ने अलग होकर हम लोगों ने चुनाव लड़ा, मजबूती से हम लोगों ने अपनी बातों को रखा। आज जब चुनाव खत्म हुए उसके बाद से कहीं ना कहीं निरंतर, और चुनाव के दौरान भी, चुनाव से पहले भी, मुझे याद है जब पापा अस्पताल में भी थे तो उस वक्त भी कई बार कुछ लोगों द्वारा, जनता दल यूनाइटेड के द्वारा खास तौर पर मेरी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी को तोड़ने का प्रयास निरंतर तब भी किया जा रहा था। मुझे याद है कि मेरी शायद पापा की जब आखिरी बार बात पार्टी के कुछ नेताओं से हुई थी, जब वो आईसीयू में थे, तो उस वक्त भी जब उनकी बात हुई तो उन्होंने इसी बात को कहा कि क्यों मीडिया में इस तरीके की भ्रामक खबरें आती हैं। उनकी चाचा से भी बात हुई, चाचा को भी उन्होंने इसी बात के बारे में कहा कि क्यों बार बार ये खबरें आती हैं कि भाई पार्टी टूट रही है, पार्टी अलग हो रही है, इस तरह की जानकारी क्यों आती है। तो एलजेपी विवाद में क्या जेडीयू का हाथ है, बड़ा सवाल यहां पर उठ रहा है। एलजेपी में मचे घमासान पर बार बार ये आरोप लग रहा है कि जेडीयू ने पार्टी तोड़ी है।
कल चिराग पासवान ने भी अपने पत्र में यही बात कही है। और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष जितेंद्र नीरज जी जुड़ चुके हैं। जितेंद्र जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है वीआईपी न्यूज पर। जी नमस्कार। जितेंद्र जी, सबसे पहला मेरा सवाल आपसे यही है कि कल चिराग पासवान ने जो चिट्ठी साझा की है उसमें उन्होंने जेडीयू पर और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर सीधे सीधे पार्टी तोड़ने का आरोप लगाया है। इन आरोपों पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, चिराग पासवान जी का आरोप और उनका ये जो है नॉन सीरियस लोग हैं और यही कारण है कि आज जो कुछ भी उनके दल में हुआ है हम लोगों को तो बोलना भी नहीं चाहिए, उनके अंदर का मामला है। लेकिन आज जो कुछ भी उनके पार्टी के साथ हुआ है तो उसका कारण यही है कि ये नॉन सीरियस बातें करते हैं और नॉन सीरियस डिसीजन लेते हैं। अब कहते हैं कि पार्टी का निर्णय था कि हम जेडीयू के खिलाफ लड़ेंगे विधानसभा के चुनाव में, तो इनका जो दोहरा मापदंड होता है ना कि हम रहेंगे भी एनडीए में और एनडीए के घटक के खिलाफ भी काम करेंगे, तो भाई आपके डिसीजन से आपके पार्टी के लोग भी सहमत नहीं हो पाते हैं तो लोगों को आप क्या मैसेज दीजिएगा? और हम लोगों को क्यों आप बोल रहे हैं, हम लोग क्यों तोड़ेंगे आपको? जब आपकी पार्टी ही नहीं टूटी, आपका तो परिवार भी टूट गया है, तो उनको तो आत्मसमीक्षा करना चाहिए ना। वो जो दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, हमारे तो राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी कह दिया है हम लोग अपने काम में लगे हुए रहने वाले लोग हैं, सामाजिक सवालों पर लड़ने भिड़ने वाले लोग हैं, तो हम लोगों को इन चीजों के लिए कहां फुर्सत है? इनको तोड़ने के लिए जदयू को प्रयास करेगी। भाई आप समीक्षा कीजिए कि आपकी पार्टी क्यों टूटी, आपका परिवार क्यों टूटा। रामविलास जी के जाते ही सब कुछ बिखर गया है, तो ये चिराग जी के लिए आपकी समीक्षा का विषय है, जेडीयू के लिए ये कोई बात नहीं है और कोई मुद्दा नहीं। हमारे साथ संवाददाता कुमार गौतम भी जुड़े हुए हैं। गौतम, सबसे पहला सवाल मेरा यही है कि कल चिराग पासवान ने जिस तरह से चिट्ठी साझा की है उसमें उन्होंने जेडीयू पर सीधे सीधे आरोप लगाए हैं पार्टी तोड़ने के, तो क्या लगता है इस चिट्ठी के बाद कितनी और ज्यादा सियासी हलचल देखने को मिलेगी और चिराग पासवान का आने वाला भविष्य क्या होने वाला है? गौतम बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से चिराग पासवान ने चिट्ठी लिखी है उनको अब ये पूरी तरीके से आश्वस्त हो चुके हैं कि जेडीयू ने उनकी पूरी पार्टी को नेस्त नाबूद कर दिया है। ये अलग बात है कि चिराग पासवान को उठने में थोड़ी देर लग गई, जागने में बहुत देर कर दी, तब तक सब कुछ हाथ से निकल चुका था और शायद चिराग पासवान की अपनी किए हुए कुछ जो हाल के निर्णय है उसके निर्णय का ये रिजल्ट है। जेडीयू पर निशाना भले ही साध होंगे क्योंकि जेडीयू से ये सब कुछ संभव नहीं होता, ये तो तय है। लेकिन चिराग पासवान ने जागने में थोड़ी देर कर दी, उनका जो चिराग है वो अपने आसपास के इलाकों में भी पूरी तरीके से जगमग नहीं हो पाया, नहीं तो आज ये स्थिति नहीं होती। रामविलास पासवान भी होते तो शायद आज ये कहानी की तस्वीर बदली सी होती। लेकिन खुद के गलत लिए गए निर्णय और मुख्यमंत्री को लगातार ये कहना कि हम आपके किए हुए कामों के आधार पर आपको जेल भेज देंगे, ये कहीं ना कहीं नागवार गुजरात जेडीयू को और खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को, क्योंकि जिस तरह से वो लगातार बिहारी फर्स्ट का नारा दे रहे थे, अटैक कर रहे थे, सिर्फ जेडीयू को अटैक कर रहे थे, लेकिन उस समय चुनाव की घड़ी थी और मुख्यमंत्री बहुत शालीनता से सब कुछ सहज तरीके से स्वीकार कर रहे थे। लेकिन जिस तरह से पार्टी को बिहार की जनता ने जदयू को 3 नंबर की पार्टी बना दी, तब जदयू की भी पूरी तरीके से नींद खुली। और जब बीजेपी ने कहा कि मुख्यमंत्री आप ही, जब बीजेपी ने उनको कहा कि जदयू में कम सीटें लाना अलग बात है लेकिन आप मुख्यमंत्री हैं और रहेंगे, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने पूरी तरीके से आश्वस्त कर दिया, तब जाकर के मुख्यमंत्री एक सप्ताह के बाद अपने अन्य मार्ग से बाहर निकले और तब पार्टी कार्यालय पहुंचे। और पार्टी कार्यालय पहुंचते ही उन्होंने सबसे पहला मिशन यही रखा था कि किस तरीके से एलजेपी के ऊपर टारगेट की। अलग बात है कि इसके कोई बहुत पुख्ता प्रमाण नहीं है, लेकिन बिहार की सियासत में और देश की सियासत में ये सब लोग जानते हैं कि जदयू की तरफ से किन किन नेताओं की फील्डिंग लगाई गई थी लोजपा को बर्बाद करने के लिए, और लोक जनशक्ति पार्टी की तरफ से लोक जनशक्ति पार्टी के तमाम नेताओं के पीछे एक नेताओं को लगाया गया था। क्योंकि ये चीज बिल्कुल असहज महसूस कर रहे थे मुख्यमंत्री की पिछले 15 सालों में जितेंद्र जी को मौका मिलेगा, मैं पहले अपनी बात पूरी कर लूं कि जिस तरह से 15 सालों में मुख्यमंत्री ने बिहार की तस्वीर बदली है। क्या कोई एक ऐसा युवा जो कभी बिहार में रहा नहीं, बिहार की राजनीति को समझता नहीं, उसने 143 सीट पर कैसे
खड़ा करने का निर्णय ले लिया और जेडीयू के कैंडिडेट के अगेंस्ट, नॉट बीजेपी, जेडीयू के अगेंस्ट उन्होंने कैंडिडेट खड़ा किया। यानी कि कहीं ना कहीं जदयू और लोजपा की सीधी टक्कर। और इस मुकाबले में भले ही एलजेपी ने तो सेफ सीटें हासिल की हो, लेकिन जदयू का बहुत नुकसान हुआ और जदयू जानती थी, और यही कारण है कि धीरे 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 तेलमारी हुई है। और इस तेलमारी का नतीजा है कि आज चिराग पासवान के पास सिर्फ चिराग बचा हुआ। जितेंद्र जी, अब मेरा सवाल आपसे ये है कि चिराग पासवान का ये कहना है कि नीतीश कुमार नहीं चाहते कि कोई दलित आगे बढ़े। ये बहुत ही बड़ा आरोप लगाया है चिराग पासवान ने नीतीश कुमार पर। आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? क्या चिराग पासवान ने दलित कार्ड खेला है? ये उनका आरोप तो हास्यास्पद है ना। पूरे देश और पूरी दुनिया जानती है कि नीतीश कुमार जी ने एक ऐसे दलित को, जो कल्पना में भी, जिन्होंने खुद से स्वीकार किया कि हमने कल्पना में भी नहीं सोचा था कि हम मुख्यमंत्री बन जाएंगे, और ऐसे दलित को आगे ला करके न सिर्फ आगे लाया बल्कि मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठा दिया। जीतनराम मांझी जी भी दलित परिवार से आते हैं। देखिए, हम एक चीज नुपुर जी कहना चाहेंगे कि भाई, साजिश तो आपने रची थी, मोर्चा तो आपने खोला था, एनडीए में रहते हुए जेडीयू को कैसे रोका जाए आपने चुनौती दी थी, हास्यास्पद चुनौती कि नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे। तो सब कुछ तो जेडीयू को कमजोर करने के लिए, जेडीयू को बाधित करने के लिए प्रयास तो आपने किया। आप फेल कर गए, जनता में आप कंफ्यूजन क्रिएट कर दिए। आप एक तरफ प्रधानमंत्री की तस्वीर लेके घूम रहे थे विधानसभा के चुनाव में, दूसरी तरफ जो एनडीए के मुख्यमंत्री के उम्मीदवार थे उनके खिलाफ आप मोर्चा खोले हुए थे। तो जनता आपसे सहमत नहीं हुई, तो तब जनता ने आपको खारिज कर दिया। और वही डिसीजन जब बाद में समीक्षा पार्टी के लोगों ने किया, उस समय भी असहमति थी पार्टी के लोगों, पार्टी के वरिष्ठ नेताओं में, और वो असंतोष बढ़ता गया। और आज आपकी पार्टी भी, आपके पार्टी के नेता भी आपको साथ छोड़ दिए। तो देखिए, चिराग बुझने का इल्जाम हवाओं पे मत दीजिए। ये भी तो हो सकता है कि चिराग के तेल समाप्त हो गए हो। तो हम पर इल्जाम लगाते हैं ये लोग। हम बार बार कहेंगे कि इनको अब भी समीक्षा करनी चाहिए। ये छोटी बात है, जिस दल के सभी बड़े पदों पर एक ही परिवार के लोग बैठे हुए हो आरंभ से, और उस दल में इस तरह का विभाजन होता है, तो समझिए ये सिर्फ दल का विभाजन नहीं, ये परिवार का विभाजन है। तो हम कुछ इसमें नहीं कहेंगे, हम सिर्फ कहेंगे चिराग जी आप फिर से समीक्षा कीजिए, वरना कहीं और देर न हो जाए। जितेंद्र जी, हमारे साथ संवाददाता कुमार गौतम भी जुड़े हुए हैं। गौतम, आपसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। गौतम, पूछिए। जिस तरह से जितेंद्र जी कह रहे हैं कि हवाओं का दोष नहीं है, लेकिन इन हवाओं में जो तीर चलाने का काम आपने किया, जब आप 3 नंबर की पार्टी बन गए थे बिहार में, और आप खुद भी ये विश्वास नहीं कर रहे थे कि जदयू ने पिछले 15 सालों में इतना सब कुछ काम किया है। जिस समय बिहार आपको मिला था, उसके बाद आपने तीनों मौलिक सुविधाओं में, खास करके बिजली, सड़क और पानी में बिहार को बदलने का काम किया, और इसके बावजूद भी आप 3 नंबर की पार्टी हुई। तो कहीं ना कहीं इसके पीछे आपने तो टारगेट में तो लिया ही कि लोक जनशक्ति पार्टी ही मुख्य वजह है, जिसकी वजह से आप सिर्फ 43 सीटों पर सिमट कर रह गए। नहीं बनना, हम नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए ने चुनाव लड़ा था, लड़ने का काम किया था बिहार में। और मैं आपको बताऊं कि हमारे खिलाफ तो साजिशें रची गई ना, हमको तो साजिशों से भी लड़ना पड़ा। और साजिशों से लड़ने के कारण संख्या पे मत जाइए, जो भी लोग एनडीए में जीते हैं वो नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जीते हैं। और यही कारण है, नीतीश कुमार जी ने तो, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने तो कह दिया था कि हमको रुचि नहीं है मुख्यमंत्री बनने की, लेकिन तमाम लोगों ने पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी थी, आपके चुनाव के दौरान साजिश रची गई थी और वो पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी थी। हाँ, लोक जनशक्ति पार्टी के कंफ्यूज नेता के द्वारा इंडिया, ये बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का नारा दे करके, और आम जनता, जो बिहार की मासूम जनता है, उनके बीच में कंफ्यूजन क्रिएट करने का काम किया गया। और आप देख लीजिए कि जेडीयू के बहुत सारे सीटों पर सिर्फ कम वोट से हम चुनाव हारे, और उतना वोट जो है ये कंफ्यूजन करने वाले लोग, साजिश रचने वाले लोगों ने काटने का काम किया। तो हमारे खिलाफ तो लगातार ये लगे हुए थे, हमने तो तब भी कुछ नहीं कहा था, हमारे नेता ने तो तब भी कोई टिप्पणी नहीं की थी। इनके हर माने जुबान को क्या क्या नहीं कहा इन्होंने हमारे नेता के लिए, नीतीश कुमार जी के लिए।
लेकिन फिर भी वो सब कुछ सहते रहे, उनकी आदत है भी नहीं जवाब देने की, तो तब भी हम चुप थे और अपना काम कर रहे थे। और आज भी जब ये कुछ बोल रहे हैं तो हम आज भी चुप है। तो अब तो तसल्ली मिल गई होगी, आपने उसका कंफ्यूजन का क्यों जी रहा जी नहीं, हमको तसल्ली नहीं, हमको तो ये दया आ रही है। एक नौजवान, एक उभरता हुआ नौजवान जिसमें पोटेंशियल था, इनको अभी सीखने की जरूरत थी, इनको सीखने की जरूरत थी और आदरणीय नीतीश कुमार जी के मार्गदर्शन में काम करने की जरूरत थी। लेकिन अति उत्साह में ये भटक गए और यही कारण है कि जो दुष्परिणाम सामने आया वो उसी का नतीजा है, वो उनके खुद किए का प्रतिफल है। इसमें हम या हमारी पार्टी का कहीं से कोई योगदान नहीं है इसमें। तो क्या आप लोगों ने जिस वक्त लोक जनशक्ति पार्टी की तरफ से 143 सीट लड़ने का फैसला लिया गया, तो क्या आप लोगों ने उस वक्त लोजपा से या किसी के बीजेपी के माध्यम से कोई प्रेशर क्यों नहीं मिल रहा है कि भाई एनडीए में रहकर भी तो लड़ाई लड़ी जा सकती? लोगों ने प्रयास किया था, लेकिन देखिए जब होता है ना कि विनाश काले विपरीत बुद्धि हो जाती है, लोग इनको समझा रहे थे, लेकिन यहां तो इनको देखिए सवाल ये नहीं था। अगर ईमानदारी से समीक्षा कीजिएगा तो इनको लगा कि भाई बिहार में एक युवराज है जो निकला हुआ है, वो बिहार में मुख्यमंत्री का दावेदार बनकर, कैंडिडेट बनकर घूम रहा है, हम भी युवराज है तो हम कैसे पीछे रहे भाई, तो हम भी मुख्यमंत्री के कैंडिडेट बनकर निकलते हैं मैदान में। तो ये आदमी जो है ना मेजरमेंट सही अपना नहीं कर पाया, ये आदमी मेजरमेंट करने में फेल कर गए और उसी का खामियाजा इनको आज भुगतना पड़ रहा है। तो आज जो इनको मिला है ये इनके द्वारा ही बोए गए बीज का ही प्रतिफल है, इसमें किसी की कोई भूमिका नहीं। लेकिन इसमें जितेंद्र जी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का बहुत बड़ा योगदान है, फिर भी आप उसके ऊपर बहुत विश्वास किए हुए हैं। जनता पार्टी से हमारे रिश्ते आज के रिश्ते नहीं है और हम अपने शर्तों पर, अपने संकल्पों के साथ, अपने जो हमारे सिद्धांत होते हैं हम उन पे रिजिड रहते हैं और हमारे जो उससे रिश्ते हैं तो ये प्रमाणित रिश्ते हैं। इसका एक्सपेरिमेंट बहुत बार हो चुका है, तो हमको कहीं से कोई भारतीय जनता पार्टी व्यक्तिगत रूप से क्या कर रही है उन चीजों में ना हम झांकते हैं और ना हमको उन चीजों से मतलब है कि उनकी क्या भूमिका है। हमारे तो उनसे रिश्ते हैं जिन सवालों पर वो पूरी मजबूती से, पूरी एकजुटता से और पूरी तन्मयता से हम एक दूसरे के साथ, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। चलिए, अब आपको जितेंद्र जी जदयू पूरी तरीके से आश्वस्त हो चुकी है, लोक जनशक्ति पार्टी का एक तरीके से विखंडन हो गया है, लेकिन पारस जी के पीछे कौन कौन से नेता लगाए थे आपने कुछ बताइए? नेता गए लगाएंगे, वो खुद उनके दल के लोग उनके पीछे लगे हुए थे और जो कुछ भी हुआ है, जो कुछ भी किया है उनके दल के लोगों ने किया है। इसमें जदयू पार्टी कहीं से इन्वॉल्व नहीं, कहीं से कोई मतलब भी हमारा नहीं है भाई उनके घर में क्या हो रहा है, हम लोगों को क्या मतलब, हमारे खुद के कार्यक्रम है, उन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने में हम लोग निरंतर लगे हुए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में व्यापक अभियान चल रहा है, उस अभियान में जदयू का एक कार्यकर्ता भिड़ा हुआ है। हम तो रचनात्मक कामों में विश्वास करने वाले लोग हैं, हम लोगों के पास इन चीजों के लिए समय नहीं फालतू। जितेंद्र जी, आप माने या ना माने, लेकिन एक बात तो बहुत साफ है कि जब बिहार की जनता ने जब मैंडेट दे दिया और आप जब 3 नंबर की पार्टी पर चिमट गए, तो आपने अपनी मजबूत स्थिति को करने के लिए सबसे पहले तमाम सुमित सिंह को आपने अपने पाले में किया, फिर आपने बीएसपी के निर्दलीय विधायक को अपने पाले में करने की कोशिश की, फिर आपने मुख्यमंत्री आवास से AIMIM के जो विधायक है उनसे मुलाकात की और आप धीरे धीरे उस पानी की धार की तरफ, लोजपा की तरफ भी बढ़ रहे थे। तो आपके तमाम मिशन सक्सेसफुल तो हुए ही। हम यहाँ आपसे डिफर करते हैं। सुमित जी की जहां तक बात है तो सुमित पहले से हमारे विचारधारा और दल से जुड़े हुए लोग हैं, तो उन्होंने खुद से जीतने के बाद पहले भी और जीतने के तुरंत बाद उन्होंने खुद से इच्छा जाहिर की थी कि हमको भाई मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में काम करना है, तो उसमें कहीं से कोई अतिशयोक्ति नहीं थी। रही बात अन्य विधायकों का, तो देखिए यही खूबी और यही खासियत है हमारे नेता में और बिहार के मुख्यमंत्री में। भाई चाहे MLA किसी भी दल से जीते, मुख्यमंत्री तो सभी की भावनाओं का कदर करते हैं ना, मुख्यमंत्री है तो उनको सबका ख्याल रखना है। तो विधायकों से मिलना तो एक प्रक्रिया है ना, मुख्यमंत्री से जब तक चाहे वो जिस दल के MLA हो वो मिलेंगे नहीं, तो अपने क्षेत्र की समस्या को जब तक रखेंगे नहीं तो कैसे उनके क्षेत्र का विकास होगा।
तो इन चीजों पर, और लोग किसी को पकड़ के और बांध के तो किसी को कोई ला नहीं सकता है ना। लोग खुद से श्रद्धा और विश्वास व्यक्त करके, पार्टियां तो बहुत सारी हैं, तो लेकिन नीतीश कुमार जी के प्रति आस्था और विश्वास रख के अगर कोई आते हैं हमारे साथ तो उनका स्वागत है। उसके लिए हम लोग कहाँ किसी को जबरदस्त थोड़े है कि आप हमारे साथ आ जाओ। ऐसी कोई प्रयास जनता दल के द्वारा कभी नहीं की जाती और न कभी की गई। जी, इसमें कितनी सच्चाई है कि लोक जनशक्ति पार्टी को तोड़ने के लिए सबसे पहला मोहरा आपने सुमित सिंह को उनके ही संसदीय क्षेत्र से चुना और आपने उनको मंत्री बनाया? ये गलत है। सुमित जी के साथ इन लोगों ने ज्यादती की है, उन्हीं के साथ नहीं और भी लगातार शुरू से तो ज्यादती इन लोगों ने किया था। हम लोगों ने सुमित सिंह को तोड़ने का कोई काम नहीं किया। सुमित पहले भी एमएलए रहे हैं, वो पहले भी हम लोगों के साथ रहे। उनके पिताजी भी पूर्व मंत्री नरेंद्र बाबू भी यहाँ थे, तो कृषि मंत्री भी थे। तो ये समाजवादियों का जो विचारधारा है, और सुमित जिस परिवार से आते हैं वो समाजवादी विचारधारा का परिवार रहा है, तो जो उनका स्वाभाविक जो टेस्ट है ना वो जनता दल से मिलता है। तो वो खुद से आए हैं और उनका शुरू से जुड़ाव रहा है। इसमें हम लोगों का ये मनसा कहीं से पार्टी की मनसा नहीं रही है कि सुमित को हम लोग ये करके चिराग जी के खिलाफ हम लोग खड़ा करें। भाई जो अपने कारणों से खुद कालिदास की तरह जिस पेड़ पर बैठे हैं उसी को काट रहे हैं, तो अब उसको किसी और की जरूरत कहां है कि उसको तोड़ने के लिए, उसको कमजोर करने के लिए। जो अपने कार्यक्रमों से अपने ही कारणों से कमजोर होते जा रहा है, उसके लिए कोई दूसरा क्या करे? कोई किसी को कुछ करने की जरूरत नहीं है। खुद से भटके हुए लोग हैं, खुद से अपनी दुर्गति अपने से किए हैं। इसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, सहानुभूति ही दे सकते। जितेंद्र जी, एक बड़ा सवाल इन दिनों बिहार की सियासत में गूंज रहा है, वो ये है कि जो पार्टी के अभी लोजपा में जो टूट हुई है, उनका विलय जदयू में कब तक हो पाएगा? आप क्या देख रहे हैं? आपका भविष्य क्या दिख रहा है आपको? फिर से बोल रहे हैं लोजपा के विलय की बात। पहले तो ये लोग आपस में फरिया रहे हैं चचा भतीजा कि लोजपा किसके साथ है, लोजपा कौन है, लोजपा ये है कि लोजपा वो है। लेकिन हम लोग तो यही देख पा रहे हैं कि भाई तमाम एमपीज एक साथ हैं। पार्टी के सभी बड़े नेता पारस के साथ, पारस जी ने भी लोजपा को जो है नींव रखने में अहम भूमिका निभाया है। तो पारस जी के साथ अभी तो पूरी पार्टी दिख रही है। बाकी इन लोगों का अपना कानूनी, संवैधानिक और पार्टी पर आधिपत्य जमाने का लड़ाई इनका खुद का चल रहा है। अब विलय करेंगे नहीं करेंगे, पहले कौन अस्तित्व में रहेंगे ये तो ये लोग साबित करें, और ये उनका फैसला है कि किसके साथ जाना चाहेंगे। खुद से अलग अलग दोनों पार्टी चलाएंगे या किसी दल के साथ जाना चाहेंगे। हम लोग उसमें कहीं नहीं, हम लोगों की कोई भूमिका भी नहीं है, कोई मतलब भी नहीं। कैबिनेट का विस्तार होता है, पशुपति पारस यदि कैबिनेट में आते हैं तो आपकी राय क्या होगी? हम राय देने वाले कौन होते हैं? कैबिनेट का विस्तार होगा तो ये तो प्रधानमंत्री जी का विशेषाधिकार है ना, तो ये तो प्रधानमंत्री जी तय करेंगे कि उनको कैबिनेट पर किसको लेना है नहीं लेना। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि एनडीए में जो भी घटक दल है उनकी व्यापक भागीदारी। तो आप नाराज तो नहीं होंगे ना? अब नाराजगी आपकी तो दूर हो गई ना। अगर लोक जनशक्ति पार्टी के अगर चिराग पासवान अगर होते कैबिनेट में तो नाराज हो जाते, तो अब तो नाराजगी नहीं रही आपकी। अब तो पहले तो लोक जनशक्ति पार्टी का अस्तित्व क्या है, उसके नेता कौन है, ये तो क्लियर हो जाए ना बंधु। उसके बाद ही ना होगा कि आप कहां जाएंगे, एनडीए में रहेंगे कि एनडीए से बाहर रहेंगे। पहले ये तो साबित हो जाए कि भाई लोक जनशक्ति, अभी जो कंफ्यूजन की स्थिति है, अभी जो दोनों तरफ से लोग कह रहे हैं कि भाई हम लोग जनशक्ति पार्टी के नेता हैं, लोक जनशक्ति पार्टी हमारा है, तो पहले इन लोगों का जो ये आपसी मामला है ये खत्म हो जाए, और बाकी मंत्री बनने का जो है पहले ये लोग तय कर लेंगे कि भाई एनडीए के साथ है, एनडीए में रहना है नहीं रहना है, तो पहले डिसाइड कर लें। उसके बाद ये प्रधानमंत्री जी का विशेषाधिकार है। हम लोगों को न खुशी है ना हम लोगों को आपत्ति है। इन लोगों के साथ जो हो रहा है ये लोग समझे, हम लोगों को इसमें कोई मतलब नहीं है। हाँ, हम लोगों का ये मानना जरूर है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने स्पष्ट कहा है कि विस्तार जब मंत्रिमंडल का हो तो एनडीए के जो भी घटक दल है उनकी भागीदारी होनी चाहिए, ताकि जनता में एक सकारात्मक और पॉजिटिव मैसेज है। बस गौतम, यहाँ पर मेरा सवाल आपसे ये है कि चिराग पासवान
कितने कार्यकर्ता समर्थन दे रहे हैं, क्योंकि हम जगह जगह देख रहे हैं कि बिहार में पशुपति पारस का पुतला फूंका जा रहा है, तो क्या आपने कार्यकर्ताओं से बातचीत की, वो किस तरफ है? देखिए, जब कार्यकर्ताओं से, हमारी लोक जनशक्ति पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं से बातचीत हुई तो दो खेमे में बटा हुआ है। एक तरफ चिराग पासवान जो यूथ है, युवा है, युवा चेहरे हैं, और जिला अध्यक्ष जिन इन्होंने जब पार्टी के दौरान अपने पिता के कहने पर या खुद के निर्णय पर या फिर अपने सलाहकार के निर्णय पर, जो विशेष सलाहकार है इनके, जिनके कारण इनकी नैया डूबी है जैसा कि लोग बताते हैं, तो उस सलाहकार के मुताबिक जो भी फील्डिंग पूरे बिहार में 38 जिलों में जिला अध्यक्ष बनाने की हो या किसी पद को देने की हो, तो उस खेमे में चिराग पासवान की तरफ एक गुट है, वहीं एक दूसरा गुट जो ये समझ रहा है कि लोक जनशक्ति पार्टी ने बहुत बड़ी चूक की है, किसी एक व्यक्ति को लेकर के इस पूरे 143 सीटों पर खड़ा करने का निर्णय बहुत गलत था। दूसरी बात, मुख्यमंत्री के ऊपर लगातार गंभीर आरोप लगाना, उनको गौतम, मेरे पास समय की कमी है, जितेंद्र जी से मैं फाइनल कमेंट लेना चाहूंगी। जितेंद्र जी, आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है कि जिस तरह से आरोप लग रहे हैं कि एलजेपी टूटने पर सबसे ज्यादा फायदा जेडीयू को है, क्योंकि सीएम नीतीश कुमार की कहीं ना कहीं दलित वोट बैंक पे नजर है, जो 6% वोट बैंक पासवान के पास है, इन आरोपों पर आप क्या कहना चाहेंगे? नीतीश कुमार जी के साथ बिहार के सभी वर्ग के लोग मजबूती से खड़े हैं, हमको आत्मसंतुष्टि है इस बात का। और ये अफवाह वही लोग उड़ा रहे हैं जो लोग नीतीश कुमार जी को और जदयू को कमजोर करने में ही अपनी ऊर्जा का लगातार बर्बाद करने में लगे थे, वैसे लोगों को ही ये बात लगता है। मैं सीधा यही कहना चाहूंगा कि हम लोग नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सकारात्मक संकल्पों के साथ, पॉजिटिव इरादों के साथ, रचनात्मक कार्यक्रमों के साथ हम लोग बिहार में काम कर रहे हैं। हमें इन चीजों से ना कोई लेना देना कभी था, ना आज है और ना आगे रहे। जितेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। कुमार गौतम, आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो एलजेपी जेडीयू में तकरार देखने को मिल रही है। बड़ा सवाल यहां पर उठता है कि क्या एलजेपी विवाद में जेडीयू का हाथ है, क्या जेडीयू एलजेपी में विवाद के पीछे है, एलजेपी में बड़े छूट का जेडीयू कनेक्शन? तो चलिए फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए वीआईपी न्यूज। नमस्कार।